गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये ट्वेल्थ का तो बैच चल रहा है और अभी ओबियसली चल रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है, तो लॉकडाउन चल रहा है और आपके पेपर्स जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं उनका पेपर अभी कब होगा कुछ पता नहीं है। तो उनके लिए मैं एक बहुत ही खास थोड़ी सी 2 मिनट लूँगा, मैं आपका 2 मिनट लूँगा। 2 मिनट के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी को आप समझना, सुनना और उसको समझना। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। इस कहानी का जो मूल मंत्र है, मोरल है, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। कहानी कुछ ऐसा है बच्चे कि एक बार क्या होता है कि इंद्र भगवान सारे किसान से नाराज़ हो जाते हैं। इंद्र भगवान सारे किसान से नाराज़ हो जाते हैं और किसानों को बोलते हैं कि अब जो है बारिश जो है अगले 12 साल के बाद होगी, अगले 12 साल के बाद बारिश होगी। ये सुनकर के सारे किसान दुखी हो जाते हैं और इंद्र भगवान से विनती करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, तो ऐसा मत कीजिए। तो इंद्र भगवान उनकी बात इस तरह से टालते हैं, वो इस तरह से कह देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये अब बारिश तभी होगी 12 साल के बाद। अब बारिश तभी होगी जब भगवान शंकर डमरू बजाएंगे। भगवान शंकर जब डमरू बजाएंगे तब बारिश होगी। तो सारे किसान भगवान शंकर के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं। लेकिन इससे पहले ही किसान लोग जो है महादेव भगवान के पास पहुंचे, शंकर भगवान के पास पहुंचे। उससे पहले इंद्र भगवान शंकर जी के पास जा करके उनको बोल देते हैं कि अभी किसान लोग आएंगे, आपको बहुत मनाएंगे, लेकिन आप बता देना कि मैं जो है डमरू तो अब 12 साल के बाद ही बजाऊंगा। ये तो फिक्स है, आप ऐसा कर देना। जब किसान लोग आते हैं शंकर भगवान के पास तो शंकर भगवान से कहते हैं कि आप डमरू बजा दीजिए भोलेनाथ। तो इंद्र भगवान की बात मानते हैं भोलेनाथ। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं, अब तो डमरू 12 साल के बाद ही बजाऊंगा, ऐसा बोल देते हैं। और इस तरह से उन्होंने फिक्स कर दिया कि डमरू 12 साल के बाद ही बजेगा। सारे किसान लौट करके अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ से बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे किसान लौट करके अपने घर चले जाते हैं। उसमें से एक किसान क्या होता है, एक किसान क्या करता है कि समय के हिसाब से कटाई करता है, हल को जोतता है, मिट्टी काटता है और सब कार्य, बुआई भी करता है, बीज भी लगाता है। अपने एक किसान अपने खेत में सारा काम जो क्रियाकलाप पहले करता था वही करता है, यानी कटाई करता है, बुआई करता है, खेत में अनाज में लगा देता है। ये देख करके जो बाकी जो किसान हैं वो आते हैं और उस पर हंसते हैं कि अरे तुम्हें तो मालूम है कि अब 12 साल के बाद ही बारिश होगी। स्वयं महादेव भगवान ने कहा है कि 12 साल के बाद बारिश होगी, तो अब तुम बेवकूफ़ हो जो तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो और ये खेती कर रहे हो, अपना सब पैसे बर्बाद कर रहे हो, धन बर्बाद कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। तब वो किसान, जो अकेला किसान था, इन लोगों को बोलता है, एक ध्यान देना, ये अकेला किसान इन लोगों को बोलता है कि मैं इसलिए खेत में जो रहा हूँ, बुआई कर रहा हूँ, कटाई कर रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ कि मुझे खेती करनी है। मैं इसलिए कर रहा हूँ सारा काम ताकि 12 साल के बाद जब बारिश होगी, जब खेती करने का वक्त आएगा, किसान के सारे काम करने के वक्त आएंगे, तब तक मैं इसलिए करता रहता हूँ कि करूँगा ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, मुझे खेती करना भूल ना जाऊँ, पैसा लगाना भूल ना जाऊँ, कटाई करना भूल ना जाऊँ, बुआई करना भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। साथ ही साथ 12 साल के बाद ऐसा ना हो कि मेरे शरीर मुझे पे काम करना बंद कर दे, मैं आलसी हो जाऊं, मैं निकम्मा हो जाऊं, काम करने के काबिल ना रहूं। इसलिए काम करने के काबिल रहूं, इसलिए मैं लगातार 12 साल तक मेहनत करता रहूंगा ताकि मेरा शरीर उस वक्त भी 12वां साल के बाद मेरे को मदद करे खेती करने में, मैं कुछ भूलूं ना और मेरा शरीर भी काम करता रहे। ये सारी बातें पार्वती माता ऊपर से जा रही थी, तो ये सारी बातें पार्वती माता सुन ली। तो उनको लगा ये तो सही बोल रहा है, ये किसान, ये जो अकेला किसान सही बोल रहा है। तो वो किसान की बातें सुन करके पार्वती माता जाती है और भगवान महादेव को, यानी शंकर जी को बोलती है कि देखिए महादेव, आप भी बहुत दिन से डमरू नहीं बजा रहे हैं, ऐसा ना हो कि 12 साल के बाद आपको डमरू बजाना पड़े और आपको डमरू बजाना आए ही ना। तो आप बीच में डमरू बजा करके चेक करते रहिए कि डमरू बजाना आपको आता है या नहीं, डमरू ठीक है कि नहीं, डमरू बजेगा कि नहीं बजेगा, आप डमरू बजाना भूले तो नहीं है।
ये बात समझ में आया उनको, महादेव भगवान को, कृष्ण शंकर जी को। तो उन्होंने क्या क्या सही बात बोल रही, कहीं मैं भूल ना जाऊँ डमरू बजाना। तो वो डमरू उठाते हैं और डमरू बजा देते हैं। और जैसे ही डमरू बजाते हैं कि बारिश हो जाती है। और बारिश जैसे होती है तो सारे किसान ने तो फसल लगाए नहीं थे, एक अकेला किसान फसल लगाया था और उसका फसल लहलहा हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से फसल उसका उगता है। अब इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब ये है कि जिस तरह से वो किसान अकेला मेहनत करता रहा और कोई चीज़ भूला नहीं और उसका फल अचानक मिल गया, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है, पेपर कभी भी हो सकता है, पेपर सरकार कभी भी बोल सकती है पेपर हो सकता है। और जिस बच्चे ने आलस करके सोचा कि पेपर आए, जब अनाउंसमेंट होगा तो पढ़ूंगा, तब तक वो सारी बातें भूल चुका रहेगा या बहुत भूलते भूलते रहेगा, भूलने जैसा हो जाएगा। और जो बच्चा अकेला किसान की तरह लगातार, कछुए की तरह लगातार चलता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, वही बच्चा कुछ भूलेगा नहीं, उससे सब कुछ याद रहेगी। और वही बच्चा पेपर के जब अनाउंसमेंट होगा तो उसको कम पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं पड़ेगा और आसानी से अच्छे नंबर ला पाएगा। और जो बच्चा आलस, घमंड और लॉकडाउन जैसे टूटेगा उसका इंतजार करेगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये कहानी कहने का मतलब ये नहीं कि टाइम वेस्ट करना, ये कहानी कहने का ये मतलब है कि तुमको जगाना है बच्चों, आपको जगना है और आपको वो सारे किसान जैसे नहीं बनने हैं, बल्कि अकेले किसान की तरह लगातार मेहनत करते रहना है। पेपर के अनाउंसमेंट जैसे होगा आपके ऊपर बोझ कम होगा, क्योंकि आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, आप सैंपल पेपर लगातार करते रहेंगे। और 1 बुक सैंपल पेपर करना है, अभी उसमें से 17 सेट हैं सैंपल पेपर में। 1 बुक 10 टाइम्स इज बेटर देन 10 बुक 1 टाइम्स। यानी एक ही बुक आप बार बार करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के सैंपल पेपर आप बराबर करते रहो, सारे सेट्स वापस बार बार करते रहो, कुछ भूलोगे नहीं और सब आपको याद रहेगा। उम्मीद करता हूँ इस कहानी का जो कहने का क्या मतलब है, क्या सार है, क्या मोरल है, इसको आप समझ चुके होंगे और आप इस पे फोकस करेंगे। तो चलो, कहानी इसलिए सुनाया मैं आपको बहुत दिन के बाद, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा पढ़ाने से ज्यादा पढ़ाने के काबिल बनाना जरूरी है, पढ़ाने से ज्यादा पढ़ने के काबिल बनाना जरूरी है। और मैं आपके पास हूं नहीं, तो उम्मीद करता हूं कि आप कहानी समझेंगे और बातों क्या कहना, कहां तक मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूं वहां तक आप पहुंचेंगे और जरूर मेहनत करेंगे। तो चलिए, इस सवाल की अगर हम बात करेंगे जिस क्वेश्चन में इस तरह से 1 रहे, इस तरह से 1 लिखा हुआ रहे, उस क्वेश्चन में R1 - R2 करेंगे। मैंने सिखाया हुआ है, तो अप्लाई कर दो। R1 को ऑपरेट करो R1 - R2 और R2 को ऑपरेट करो R2 - R3। जिस क्वेश्चन में ऐसा 1 लिखा रहेगा उसमें यही प्रॉपर्टी लगा देना, क्योंकि इस 9 पोजीशन में हमें 2 0 कहीं मिल जाए तो हम एक्सपेंड करके आंसर ला सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो चलो, हमें यहाँ पे मिलता है यहाँ, और जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ पे लिखना पड़ता है, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो इक्वल टू क्या होगा, 1 - 1 a - b और a² - b²। ये हो जाएगा 1 - 1 b - c b² - c²। और एक साथ 2 ही ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन, या तो अकेला ऑपरेशन भी कर सकते हैं तो चलेगा, या 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, बट 3 ऑपरेशन एक साथ नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशन किसको बोलते हैं? इसको लाल वाले को ऑपरेशन बोलते हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं डॉक्टर तरह ऑपरेशन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा c, यहाँ से हो जाएगा c का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, हमें क्या मिला, 0, यहाँ मिला 0, यहाँ मिला 1, यहाँ मिला a - b, यहाँ मिला b - c, यहाँ मिला c, यहाँ हो गया। ये आइडेंटिटी लगाओगे, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, a + b और a - b आइडेंटिटी होता है, पढ़ा होगा तुमने 9th क्लास में। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a + b और a - b, ये हो जाएगा b + c और b - c, और हो जाएगा यहाँ पे c का स्क्वायर। अब गौर से देखोगे, इसमें देखो तो यहाँ 0 में सब कुछ समाया होता है, a - b समाया होगा ही, a - b यहाँ भी, a - b यहाँ भी है। यानी कि इसमें से, यानी रो 1 में से a - b कॉमन ले लेंगे। सोचोगे ये क्या कर दिया, ये गुजराती स्टाइल है लिखने का, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया, टेकिंग कॉमन a - b फ्रॉम रो 1, इसका ये मतलब हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया है, टेकिंग, इसे लैंग्वेज में लिख सकते हो, कॉमन a - b फ्रॉम R1, रो 1 से a - b कॉमन लिया, R2 यानी 1, इसमें से b - c कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, b - c कॉमन आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, टेकिंग, इसका मतलब ये होता है, अभी नया है तो मैं लिख देता हूँ, टेकिंग कॉमन b - c फ्रॉम
R2। तो यहाँ से कॉमन लिया बच्चे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से a माइनस बी आ गया, बाहर b माइनस सी आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, 0 0 0 ही रह जाएगा, 0 0 1। इसमें a माइनस बी चला गया तो क्या बचा 1, इसमें b माइनस सी चला गया तो क्या बचा, चलो a माइनस बी हटा दिया, इसमें से क्या बचा a प्लस बी, और a माइनस बी तो चला गया, इधर वाले देखो 0 इधर 1, इसमें से b प्लस सी बचा, आ रहा है, फोटो आ रहा है इसके ऊपर आ रहा है। और यहाँ पर हो जाएगा c और c का स्क्वायर। अगर ये 9 पोजीशन में, इस 9 पोजीशन में कहीं 2 0 मिल जाएगा तो एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंड कर दोगे तो बिल्कुल ही आंसर आ जाएगा। तो एक्सपेंड करने के लिए देखो, एक्सपेंड तुम ऐसे भी कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, या एक्सपेंड तुम रो वाइज भी कर सकते हो, कोई एक तरीके से करना। मुझे यहाँ पे आसान कॉलम वाइज एक्सपेंड करना आसान लग रहा है, तो कैसे लिखूंगा, a माइनस बी, बी माइनस सी। अब एक्सपेंड करूंगा 0 के साथ कुछ भी लेंगे तो 0 ही आएगा, फिर यहाँ पे प्लस, इसका ये माइनस, तो माइनस 0 के साथ कुछ भी लोगे तो 0 ही आएगा, 0 छोड़ दो, जगह पहले छोड़ दो, 0 ही आने वाला है, 0 और प्लस 1 1। अब यहाँ से क्या करें, 1 लेंगे जैसे ही, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा पता है, ये इंटू ये, तो क्या बचा b प्लस सी, और ये इंटू ये माइनस, तो माइनस a और माइनस b। अब ब्रैकेट खोलो, यहाँ क्या है a माइनस बी, यहाँ क्या बचा b माइनस सी। ये तो किसी काम का नहीं है, ये बच गया जैसे, यहाँ से b से b कट गया, क्या बच गया अंदर में c माइनस ए। अब देखो प्रूफ क्या करना था, यहाँ देखो a माइनस बी माइनस सी सी माइनस है, यही आ गया, इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव हो गया, प्रूव। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, भारी काम तो है नहीं, डिटरमिनेंट ओपन करना था यहाँ पर, और बाकी यहाँ आइडेंटिटी लगा दिया और ये हो गया क्लियर। इसको कर देता हूँ रब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो इस तरह से धीरे धीरे सीखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस 15-16 क्वेश्चन ऐसे है चैप्टर नंबर 4 में, जो सेम टू सेम बोर्ड कोई ना, उनमें से ही कोई एक बोर्ड में पूछता है, और बाकी क्वेश्चन मैट्रिक्स वाला ही है, एक्स वाई जेड सब निकालने वाला, वो सब सिखाई दिया मैंने ऑलरेडी, मैट्रिक्स में सिखा दिया। तो चलो अगला क्वेश्चन जो है, प्रूव डेट वो है 1 1 1, ऐसे 1 ऐसे 1 ऐसे 1, यहाँ पे a, यहाँ पे है b, यहाँ पे c, यहाँ पे a का क्यूब, यहाँ पर b का क्यूब, यहाँ पर है c का क्यूब, इज इक्वल टू लाना है आपको a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस a प्लस b प्लस c। ऐसा हमें प्रूफ करके लाना है। तो मैंने बोल दिया, फिर से देखो लाल लाल रंग कर देता हूँ, ये कलर करता हूँ, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। अब ऐसे इस तरह से 1 1 है, इसका मतलब हमेशा ऐसा इस तरह से 1 1 रहेगा लाल वाला, देखो यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा तो सिंपल सी बात है, हमें कॉलम वाइज जाना चाहिए। तो कॉलम 1 को C1 माइनस C2 करेंगे ऑपरेशन, और C2 को करेंगे तो C2 माइनस C3, दिस में दिस माइनस होगा, दिस में दिस माइनस होगा। इससे फायदा क्या होगा, इसे करेंगे तो a माइनस बी भी मिल जाएगा, इसको माइनस करेंगे b माइनस सी भी मिल जाएगा, साथ में यहाँ एक आइडेंटिटी भी लगेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी। ये क्या होता है, a माइनस बी, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और प्लस ab। एक ये आइडेंटिटी भी यहाँ पे लग जाएगा, एक आइडेंटिटी भी यहाँ पे लग जाएगा। सोचो आपको कैसे मालूम, क्योंकि मैंने तो कई बार सवाल किया हुआ है, तो मुझे मालूम है अभी ऐसा आने वाला है। तो चलो मैं लिख बता दिया, अब मैं करके बताता हूँ। यहाँ से इस ऑपरेशन के साथ दिस माइनस दिस, 1 माइनस 1, दिस माइनस दिस, a माइनस बी, दिस माइनस दिस, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर दिस माइनस दिस, 1 माइनस 1, फिर दिस माइनस दिस, b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और 1 c और c क्यूब। अब एक सवाल ये होता है, कोई बच्चे पूछते हैं, सर आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि यही ऑपरेशन लगाएंगे। ये एक सवाल आता है, बच्चे पूछते हैं आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ, जिस तरह से इस तरह से 1 1 लिखा रहेगा, इस तरह से 1 1 लिखा रहेगा, 1 1 1, तो इसमें C1 माइनस C2, C2 माइनस C3 कर देना, हमेशा कर देना। आप काम जहां भी कहीं मिल जाएगा, यहाँ से 1 1 इस तरह से 1 1 मिल जाएगा, ऐसा कर देना, काम सेट हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। अगर ऐसे लिखा रहेगा 1 1 1 1 1 ओवर 1 1 1 1 ऐसे लिखा रहेगा, तो R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 ऐसा कर देना, R2 माइनस R3, एकदम काम सेट हो जाएगा। कैसा, क्यों,
क्योंकि हमारा क्या टारगेट होता है कि इस 9 पोजीशन में, इन 9 पोजीशंस में कहीं भी 2 जगह पे 0 मिल जाए या फिर सिंप्लीफाइड हो जाए, या तो बहुत छोटा छोटा दिखने लगे, सिंपल दिखे ताकि हम एक्सपेंड कर लें, या फिर हमें 2 जगह 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, तो हमको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने में आसानी होती है। ऐसा है, ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है, ये टेक्निक है, समझ में आया? ये टेक्निक अपनाओगे काम अपने आप बनेगा। वैसे जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बार बार करोगे, देखोगे, सिर्फ देखोगे समझ में आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर इसको चलो इधर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ से 0, ये हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ आइडेंटिटी मैंने लिख दिया है, यहाँ से लिख दो a माइनस बी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ हो जाएगा ये 0, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, और हो जाएगा b माइनस सी, b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस बी सी। और ये एक साथ 2 ही ऑपरेशन ले सकते हैं, या तो सिंगल ऑपरेशन ले सकते हैं या 2 ऑपरेशन ले सकते हैं। 3 ऑपरेशन कभी भी एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है। और यहाँ कॉपी कर लो, यहाँ पे क्या बच गया 1c और c का क्यूब। अब गौर से देखो, इस सब में से, चलो कोई उसमें कुछ नहीं, इन सब में से देखो तो ऐसे a माइनस बी कॉमन दिख रहा है। ये किसमें, कॉलम 1 में से a माइनस बी कॉमन दिख रहा है, और साथ में कॉलम 2 से b माइनस सी कॉमन दिख रहा है, कॉलम 2 से b माइनस सी कॉमन दिख रहा है, b माइनस सी कॉमन दिख रहा है। ये देखने में थोड़ा उठपटांग लगता है कि 1 माइनस बी कैसे है, ये गुजराती स्टाइल है बच्चे। अदरवाइज इसका मतलब ये हो गया टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1, इसका मतलब हो गया टेकिंग कॉमन b माइनस सी फ्रॉम C2, ये मतलब हो गया। तो यहाँ से कॉमन लोग बाहर निकाल लो बच्चे, इसमें से कुछ करना नहीं है। ए में से तो इधर बच गया, इस समय से ऐसे इधर से a माइनस बी निकल गया, इधर से b माइनस सी निकल गया। 0 में सब समाया ही होता है, ये होगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें से निकल गया तो बच्चे क्या बचा 0, 1, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि पूरा बाहर चला गया है, ये पूरा बाहर चला गया तो क्या बच गया b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस बी सी, और 1c और c का क्यूब। अब क्या करना, 2 0 मिल जाए ना तो सीधी सी बात है एक्सपेंड कर देना। कभी भी 2 0 मिल जाए तो एक्सपेंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी भी 2 0 मिल जाए 9 पोजीशन में कहीं 2 जगह 2 0 मिल जाए तो एक्सपेंड करने के लिए तैयार है, तो एक्सपेंड कर देंगे हम। अब की बार R1 के लॉन्ग, किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना हमें आसान रहेगा। यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ ब्लू कलर से, एक्सपेंड अलोंग R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ बाहर तो क्या है, पहले से a माइनस बी है और b माइनस सी है। अब यहाँ से ये तो किसी काम का नहीं रहेगा, डब्बा 0 साथ कुछ भी लोगे 0 ही आएगा, और इस 0 के साथ माइनस 0 साथ कुछ भी लोगे तो 0 ही आएगा। खाली दिखाने के लिए कर दिया कि हमने ये लिया है, समझाने के लिए। अब ये 1, ये वाला 1 ब्लू कलर वाला 1, ये आ जाएगा प्लस 1। अब यहाँ से ऐसे बनाओगे, यहाँ से तो L बनेगा, ये कट जाएगा, ये 0 और ये 1 कट जाएगा, दिस इंटू दिस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस के साथ ये दिस इंटू दिस, तो माइनस, ये सबको नेगेटिव कर देगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस माइनस ए बी, ये ब्रैकेट बंद। तो हमारे पास ये तो 0 किसी काम का है नहीं, यहाँ तक किसी काम का नहीं है। हमारे पास बचा क्या, a माइनस बी माइनस सी। अब देखो कुछ कटता है इसमें, ध्यान से देखो तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा। अब देखो साफ साफ लिखो, देखो अभी मैं यहाँ पे कलाकारी करूंगा या अलग तरीके से लिखूंगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसमें से देखो दोनों बी कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन लो तो सी माइनस ए बचेगा। ये पता नहीं बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लूँ मैं, दिख रहा है बोर्ड पे, हाँ दिख रहा है। अब देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सी प्लस ए सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सी प्लस ए सी माइनस ए। तो यहाँ पे चलो मैं लिखता हूँ, ये क्या देगा ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे ध्यान दो, इसको तोड़ दो, इसको क्या लिख सकते हो सी प्लस ए और सी माइनस ए, और यहाँ पर देखो पहले से क्या लिखा हुआ है बी सी माइनस ए लिखा हुआ है। अब गौर से देखो तो इसमें भी और इसमें भी सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, गौर से देखो सी माइनस ए आ रहा है कॉमन, ध्यान से देखो सी माइनस ए कॉमन आ रहा है। ये क्या हो गया, यहाँ से ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से सी माइनस ए ले लेते हैं कॉमन, सी माइनस ए ले लेते हैं कॉमन। तो हमारे पास अब डब्बा में क्या बचा, यहाँ पे सी प्लस ए और प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस सी फाइनली बच गया है। यही होगा RHS। गौर से देखो, ध्यान से देखो, RHS
कहाँ है, यहाँ देखो, यही लाना था RHS, पता चल गया। तो यहाँ पर इसको इस तरह से कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन तुमको पता चल गया है कि बच्चे कि इस तरह से क्वेश्चन रहे तो हम इसको इसी तरह से, इस तरह से रहेगा तो C1 माइनस C2, इस तरह से रहेगा तो R1 माइनस R2। 1 कि कौन रहेगा 1, इस तरह से 1 रहेगा, इस तरह से 1 रहेगा, 1 फिर 1 और फिर 1, तो इस तरह से C1 माइनस C2, इस तरह से 1 फिर 1 फिर 1, R1 माइनस R2। ये टेक्निक लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इस तरह के हैं जिसमें 1 1 कहीं ना कहीं रहता है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज तो मैं चूँकि मोटिवेशनल थोड़ा था, मोटिवेट किया, इसलिए थोड़ा सा 5-6 मिनट इसमें खर्च हो गया, बट वो 5-6 मिनट मुझे लगता है आपको जरूर, आपके अंदर जो चिंगारी है उसको जगाएगा, जगाने में कामयाब हो पाऊंगा। और आप लोग बहुत मेहनत करने वाले हो और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बोर्ड में करके बताओगे। JEE तो पोस्टपोन हो गया है। तो चलो फिर इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पे करेंगे समाप्त। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।